हेलो एवरीवन। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फोर्थ है और लास्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सब में हमने देखा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे सबसे पहले उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस बेसिकली एक फिनोमिना है जहाँ पे सॉल्वेंट का केवल मूवमेंट होता है। ठीक है, वो सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें हम इसको देखते हैं। जैसे सपोज करो आप या फिर कोई फल विक्रेता है तो वो फल फ्रूट्स ले आता है, तो फ्रूट्स पे वो बार बार पानी छिड़कता रहता है ताकि वो फ्रूट्स ताजा रहे। ठीक है, जैसे आपको अगर आप धनिया खरीद के लाओ मार्केट से और आपको धनिया को कई दिन तक चलानी है तो धनिया की जो जड़ें हैं ना उसमें थोड़ा पानी दे दो, ताकि जो उनके जो सेल्स होती हैं, जो सेल वाल होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम, जिसके थ्रू जो सॉल्वेंट है वो इनसाइड दी प्लांट चला जाए, जिससे कि प्लांट का जो वाटर कंटेंट है वो बना रहे। जैसे ही आप प्लांट का वाटर कंटेंट निकाल देते हो वो पिचक जाता है। सपोज करो कि आप कोई बीकर लो और बीकर में NaCl का सोल्यूशन ले लो। ठीक है, सिंपल सा NaCl के सोल्यूशन में आप एक अंगूर ले आके डाल दो, ग्रेप्स डाल दो। ठीक, आप देखोगे कि जैसे ही आपने ग्रेप्स डाला थोड़ी देर बाद ये ग्रेप्स श्रिंक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर का वाटर कंटेंट होगा, ये वाटर कंटेंट अब इस सॉल्यूशन में आने लगेगा। इसका मतलब जैसे ही इसके अंदर का पानी निकल जाएगा ग्रेप्स के अंदर का तो वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेना तो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसको हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में कैसे देखेंगे और क्या क्या चेंजेस होंगे, कितने सॉल्यूट ऐड करने पे कितना चेंजेस होगा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो है ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम इसको अदर वर्ड्स में भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है जो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो देखो सपोज करो कि आपके पास कोई ये पॉट है, कोई वेसल है, इस वेसल में अगर आपने इतना कोई प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो जैसे जैसे आप इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड करोगे, जैसे कोई सॉल्यूट ऐड करोगे, जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो सॉल्यूट इंक्रीज करता जाता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो तो अब डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन हम बनाते हैं उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट है कि ये जो फिनोमेना है वो ओनली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मेजर की जाती है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कभी कभी हम गाल ब्लैडर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, और जो सेल वॉल होती है वो भी हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करती क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक फाइन मेम्ब्रेन होती है जो केवल केवल सॉल्वेंट के मूवमेंट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को, सॉल्यूट को नहीं। ठीक है, सॉल्वेंट कैन गो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सॉल्यूट कैन नॉट गो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सॉल्यूट के लिए फिर हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो। क्लियर? अब देखो, सॉल्वेंट अगर एक मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था और अगर हमें उस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैं नीचे फिगर में भी आपको दिखाता हूं। देख, इस पॉइंट को हम यहां से समझ सकते हैं, इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं। इस साइड हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने इसमें सॉल्यूट के पार्ट के लिए जो राउंड राउंड है ये ऐड कर। क्लियर?
ये सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए, जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर कम हो गया, इधर हो गया सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेस, ये है लेस। और इधर जो सॉल्वेंट क्या है, प्योर है, प्योर है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मोर है, ठीक है। और जैसे ही ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और अगर हमने तुरंत तुरंत अभी ये कॉलम्स को अगर फिल किया है, टाइम गैप नहीं है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, इस कॉलम के राइज में कोई ये कॉलम राइज होता हुआ नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद अगर आप कुछ टाइम इसको छोड़ दो, तो आप देखोगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये इधर से मूव करेंगे, इस साइड आएंगे, और इस साइड आएंगे तो इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इन दोनों तरफ का केमिकल पोटेंशियल, या इन दोनों सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है और जो सॉल्वेंट सोल्यूशन में है, दोनों का केमिकल पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर? उसको बराबर करने के लिए जब इधर से मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो ये कैपिलरी में जो वाटर है ये राइज कर जाएगा। सिमिलरली इसके राइज को भी देख के हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है। तो आप फिजिक्स में पढ़े हो पाई इक्वल्स टू एच रो जी। ये जो मूवमेंट होगा ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो फिजिक्स से आप ऐसे निकाल सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। लेकिन अब सिंस हमारा जो यहाँ पे टर्म है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट हमने ऐड किया है उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन में चेंज करने के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो आती है कि अगर हम इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करना चाहें तो हमें जब यहाँ पे सॉल्वेंट फिल था इस पे ही एक प्रेशर अप्लाई कर दो, और उस प्रेशर का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रेशर इतना एडजस्टेबल होगा कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, ठीक है। यहीं का यहीं बना रहेगा। अगर ये मूवमेंट अपवर्ड नहीं हो रहा है, अगर ये मूव अपवर्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये? ठीक है। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। देखो, तो जो अपवर्ड मूवमेंट है जैसे ही रुक जाएगा, उसी प्रेशर की वैल्यू को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर है बेसिकली। जितना प्रेशर लगाने पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए उसी को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक चीज और देखने वाली बात है कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो इधर से इधर होता है। अब जब इधर सॉल्वेंट मूव ज्यादा करेगा और ये कॉलम राइज करेगा, तो ये इस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इधर आपका कंटेंट ज्यादा है। अगर इधर कंटेंट ज्यादा है तो इस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, उस प्रेशर को भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों प्रेशर जो ऊपर से हम लगाए चाहिए, ये दोनों प्रेशर सेम होते हैं, ये और ये इस प्रेशर को भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑस्मोसिस होती क्यों है। तो सिंस हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो हम इस प्रोसेस को केमिकल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि जो ऑस्मोसिस हो रही है वो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि जो दो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है प्योर स्टेट में और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन दोनों में जो सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई ये सॉल्यूशन इस केमिकल पोटेंशियल को बराबर करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मेनली क्या होगा कि अगर जैसे ही ये पूरा का पूरा उतना मूव कर जाएगा जब दोनों तरफ का जो है केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगी जब केमिकल पोटेंशियल इस साइड का सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर लिक्विड बराबर हो जाएगा। वो कंडीशन को हम मेजर करेंगे अगेन केमिकल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको रिलेट करना चाहेंगे कि कैसे हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, पार्टिकल इंक्रीज करने पे कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, मीन्स कंसंट्रेशन से रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि व्हेन सॉल्वेंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड exerted pressure due to rise of solution इन कॉलम आकर, और यही ये जो राइज इन कॉलम है, ये जो मैंने बताया, ये जो राइज इन कॉलम है, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस पे, इस सॉल्यूशन पे, और ये सॉल्यूशन फाइनली इस वाले मेम्ब्रेन पे। तो यही जो प्रेशर होगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इसमें 2-3 टर्म यूज किए जाते हैं। कभी कभी आपको टर्म ये मिल जाएगा, देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो सबसे पहले देखो ये जो टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये कैसे टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। अगर हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन का प्रेजेंट होना जरूरी है। एक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में दूसरे को हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कहते हैं। तो सबसे पहले देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा, सेम कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे इसे आइसोटोनिक। तो ऑस्मोसिस कहीं कहीं ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के रिस्पेक्ट में भी दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है और हाइपरटोनिक का मतलब। ठीक है, तो हाइपरटोनिक का जैसे आप कहते हो कि कोई गुस्सा हो जाता है तो आप कहते हो बहुत हाइपर हो रहे हो, क्या बात है, कहते हो ना। उस हाइपर का मतलब क्या, वो उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा है। तो यहाँ भी हम हाइपर का मतलब यही है कि जो कंसंट्रेशन होगा एक सॉल्यूशन का, वो कंसंट्रेशन मोर है कंपेयर टू अदर, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और हाइपोटोनिक का मतलब कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। और ये लो कंसंट्रेशन की भी जो भी बात कर रहे हैं हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना। एक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में दूसरे सॉल्यूशन को हम लो कहेंगे, हाई कहेंगे या फिर सेम कहेंगे। तो दीज 3 टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है कि हम जो है अब अपने कंसंट्रेशन टर्म्स को ऑस्मोसिस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, या फिर हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे ऑस्मोसिस पे क्या इफेक्ट आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। इसको अगेन हम स्टार्ट करेंगे देखना थर्मोडाइनमिक्स से। ठीक है, तो हम कहें कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब ये मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। और वो मूवमेंट स्टॉप इसलिए होता है कि जो सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली इसी स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल है सॉल्वेंट का एट टी एंड पी प्लस पाई, यही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेटेड प्रेशर इसे कहते हैं। ये एलिवेटेड प्रेशर है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा, पी से थोड़ा ज्यादा, इसलिए प्लस किया है। तो इस ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन में, वो केमिकल पोटेंशियल प्योर स्टेट में लिक्विड के बराबर हो जाएगा। सिंस लिक्विड साइड में हमने कुछ भी नहीं किया है, देखो तो वहां पे क्या प्रेशर होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा। क्लियर, टेम्परेचर दोनों साइड सेम है क्योंकि दोनों सेम इन्वायरमेंट में रखे हैं। यहां तक सबको आ गया समझ में? तो बस इसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है कि जो ये पाई हमने लिखा है, ये पाई है क्या, तो पाई ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। कुछ जैसे मैंने ये पाई लिखा है, कुछ बुक्स में आपको पाई ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो ये पाई ही है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने बनाने का तरीका है, कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है। ठीक है, तो दोनों पाई ही है। और यहाँ पे इस पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम उसके मिक्सिंग के या फिर उसके अल्टर्ड केमिकल पोटेंशियल को हम कैसे देते हैं, म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस का आरटीएल एन एक्स आई, आपने वहां पढ़ा है।
सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन में। तो उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर P प्लस पाई विल बी इक्वल्स टू म्यू वन स्टार L ब्रैकेट में कांस्टेंट टेम्परेचर P प्लस पाई प्लस का RT ln XI। क्लियर, यही ना। अब देखो, अगर आप देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक है, तो आप क्या करो कि इसके जगह हम इस वाले टर्म को लिख दें। तो इसको हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 2 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, इसके जगह हमने लिख दिया म्यू 1 स्टार L T N P, जो ऊपर था इक्वेशन 1 में। अब जैसे इसको रख दिया, ये देखो दूसरे तरफ का टर्म क्या है, म्यू 1 स्टार L T कमा P प्लस पाई, मतलब एलिवेटेड प्रेशर की बात करें, प्लस RT ln XI। क्लियर। अब क्या करो कि इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, इस वाले ट्रांसफर को साइड चेंज कर दो, इस टर्म को, और इस ln को इस साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा म्यू वन स्टार L T कमा P प्लस पाई माइनस का म्यू वन स्टार L T कमा P पाई T कमा P। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल एट प्रेशर P प्लस पाई और केमिकल पोटेंशियल एट P, दो प्रेशर डिफरेंस पे बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल देख रहे हैं सॉल्वेंट का। तो दो प्रेशर हैं बेसिकली P प्लस पाई और दूसरा प्रेशर है हमारा P। तो इन दो प्रेशर पे हम देख रहे हैं केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये होगा माइनस का RT ln XI। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट है, ये अंडर दो प्रेशर चेक किया जा रहा है, P प्लस पाई और P। ठीक है, सेम चीज को, इस डिफरेंस को, या फिर इसमें प्रेशर का क्या रोल है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, हम थर्मोडायनेमिकली इसको लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिकली डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, हम सेम चीज को ही डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं डेल म्यू 1 स्टार L ऑब्लिक डेल P एट कांस्टेंट T। तो देखो T दोनों साइड सेम था, यहाँ भी T सेम है, यहाँ भी T सेम है। तो हमें बेसिकली डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में देखना है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो केमिकल पोटेंशियल को प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यही ना कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर व्हाट विल चेंज ऑकर इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। और आपको पता है, आपने पढ़ा है, दो इफेक्ट आपको मैंने पढ़ाया है, डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रेशर। तो जब हम प्रेशर पे डिपेंड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये चीज आपने जो सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन में पढ़ा है। तो ये हो गया V1 स्टार M। अब यहां से क्या करो कि इसकी साइड चेंज कर दो, इसको इस साइड भेज दो, तो यहां से आ जाएगा डेल म्यू 1 स्टार L इक्वल्स टू V1 M स्टार DP। ये इधर से इस साइड आ गया। अब पूरा इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें जो जो इफेक्ट देखना था वो किस लिमिट में देखना है, P प्लस पाई। दो लिमिट को हम इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि हम चेंज इन्हीं लिमिट के बीच देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस लिमिट को अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन पे। जैसे ही आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, देखो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, यही ना। तो इंटीग्रेट करने के साथ साथ हमने केवल लिमिट लगा दी P और P प्लस पाई। ये हो गया P और ये हो गया अगेन यहाँ P प्लस पाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, ये यही आएगा म्यू 1 स्टार L T P प्लस पाई म्यू 1 स्टार L P। बेसिकली T को एक्सक्लूड कर दो, T की कभी यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है क्योंकि T तो कांस्टेंट है। तो बेसिक आप क्या कहते हो कि अगर हम इसको कहें तो देखो इंटीग्रेट करते हैं डेल एक्स का, तो ये क्या आता है x1 और x2 दो लिमिट के रेस्पेक्ट में, ये आ जाता है x और इस पे आप लिमिट इंपोज करते हो। ठीक है,
ये x2 है, यही करते हो ना, x1 टू x2। फिर जब इस लिमिट को लगाते हो तो आप कहते हो इसकी वैल्यू रख दो x2 माइनस x1, मतलब फाइनल फाइनल लिमिट या हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो, यही ना। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे किया गया है, केमिकल पोटेंशियल एट P प्लस पाई एंड माइनस केमिकल पोटेंशियल एट P, क्योंकि अपर लिमिट हमने यही ली थी। क्लियर, इसी के बीच तो इफेक्ट हमें देखना है, P से P प्लस पाई में क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक, तो सिंस इस साइड को हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया, एज इट इज रहने दिया। अब हम ये एज्यूम कर लें, सिंस एज्यूम दैट कि जो सॉल्वेंट है वो अनकंप्रेसिबल है, सॉल्वेंट को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम ये एज्यूम करें कि सॉल्वेंट हमारा अनकंप्रेसिबल है, जैसे हमने कहा कि सॉल्वेंट अनकंप्रेसिबल है, तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, और अगर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और हम इसे बाहर ले आ सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, सेम काम हमने यहाँ किया कि हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, यहाँ पे ले आए VIM। अब क्या करो कि DP को इंटीग्रेट कर दो। अभी हमने बताया कि dx को दो लिमिट, तो DP को भी दो लिमिट से अगर अंदर इंटीग्रेट करोगे P एंड P प्लस पाई, तो ये हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा P लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट P प्लस पाई ना। फिर इसको इंप्लीमेंट कर दो लिमिट को, ये हो जाएगा P प्लस पाई माइनस का P, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से P कट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, केवल V बचेगा, और इस V को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो इस साइड बच गया V1m स्टार पाई। क्लियर। अब देखो, ये जो साइड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसी की वैल्यू जो थी ऊपर इक्वेशन में, अगर ऊपर इक्वेशन 3 की बात करें, ये इक्वेशन 3 की अगर बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस का RT ln x1। तो सेम चीज हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि जो माइनस का RT ln x1 होगा, वो होगा हमारा V1m स्टार पाई माइनस का RT ln xi। यही हमारा मेन इक्वेशन है, यही मेन इक्वेशन है। अब इसी को हमें क्या करना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिमिट कर लेना। सिंस अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब क्या होगा, कैसे हम मोल फ्रैक्शन में ले आएंगे, एक्सेट्रा। ln xi को हमें रिप्लेस करना है, मोल्स में लाना है और चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखोगे। इक्वेशन नंबर 6, नेक्स्ट देखो, सेम चीज को अल्टरनेटिवली इक्वेशन 6 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड। इक्वेशन 6 को हम एक दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंस अगर हम ये कंसीडर करें कि जो वेपर प्रेशर है, सिंस हमें करना क्या है, प्रेशर का रिलेशन देखना कि हमारी जो केमिकल पोटेंशियल है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। प्रेशर हमारे पास 2 था, P प्लस P पाई, यही ना। तो हमने क्या किया कि वेपर प्रेशर इक्वेशन लेके भी हम इक्वेशन नंबर 6 को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या किया कि हमने कहा कि जो है सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट इन वेपर स्टेट है। ठीक है, सॉल्वेंट वेपर एट प्रेशर P, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। दूसरा, जो प्योर सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्वेंट वेपर होगा एट प्रेशर P स्टार, तो हम दो प्रेशर ले लिए P प्लस P स्टार। इन दो प्रेशर पे हमने कहा कि ये जो है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, ये इक्विलिब्रियम और ये इक्विलिब्रियम। सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वेपर एट प्रेशर P, और प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वेपर एट प्रेशर P स्टार। ठीक है, तो अगर आप पूरा जो हमने फिगर बनाया था अगर देखोगे तो वहां पे दो चैम्बर थे, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट था, तो ये जो सॉल्वेंट का वेपर होगा वो अपने जो है वेपर से इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा तरफ इधर का जो सॉल्वेंट था, जो सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन का भी जो सॉल्वेंट इधर के वेपर से भी इक्विलिब्रियम में होगा, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो, यही ना। क्लियर। तो देखो अभी अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो इस चीज को भी हम आगे लेके बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि जो केमिकल पोटेंशियल लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू आई टर्म के लिए म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई स्टार या फिर म्यू आई नॉट RT ln P, ये आपने पढ़ा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट एट टीपी विल बी म्यू1 स्टार वी टीपी। जो वाइपर स्टेट में हम कह रहे हैं ये वाइपर स्टेट के बराबर होगा, यही तो जो सोल्यूशन में है केमिकल पोटेंशियल। तो इसको लिख सकते हो, इस वाले टर्म को म्यू1 नॉट वाइपर स्टेट प्लस का RTLNP। दूसरा अब इसके लिए लिखो, प्योर के लिए लिखें तो म्यू1 स्टार टी एट पी स्टार इक्वल्स टू म्यू1 स्टार टीपी। और इसे हम लिख सकते हैं म्यू1 स्टार वी हाइपर प्लस RTLNP स्टार। ठीक है, तो हमने केवल इसको केमिकल पोटेंशियल के फार्मूले में ब्रेक कर दिया दो प्रेशर के रिस्पेक्ट में P एंड P स्टार, क्योंकि यही तो हमारा चेंज होगा, वाइपर प्रेशर चेंज हो जाएगा ना दोनों तरफ। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन वी आई एंड वी डबल आई, इन दोनों इक्वेशन को देखो। ठीक है, हमने क्या किया कि इक्वेशन एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन वी ट्रिपल आई से मतलब इक्वेशन 8 से इक्वेशन 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने सब्सट्रैक्ट किया ये हो जाएगा म्यू1 स्टार टीपी माइनस का म्यू1 सॉल्वेंट टीपी। यहां से देखो अब ये वाले टर्म को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा। अब ये दोनों सेम क्वांटिटी है, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी माइनस में चेंज हो जाएगी। सिंस हम इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं RTLNP स्टार, और ये टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस का RTLNP। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सबको? देखो ये तो कट जाएंगे, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे तो हम देखो इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस वाले पे सब जगह माइनस लगा दो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस ये प्लस में है तो प्लस में रहने दो, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हमने प्लस में लिख दिया, इसको लिख दिया माइनस में। ठीक है, अब आपको पता है कि ln m प्लस सॉरी ln m प्लस m ln m को हम लिखते हैं ln m इंटू n, और ln m माइनस का ln n हो तो हम लिख सकते हैं ln m माइनस ln n हो तो आप क्या कहते हो, इसे लिख सकते हो ln m डिवाइडेड बाई n। क्लियर, हमने इस चीज को लिख दिया ln p डिवाइडेड बाई p, और आपको पता है कि जो p डिवाइडेड बाई p राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा है कि p इक्वल्स टू x1 p स्टार। अगर 1 के लिए तो यही लिखते हैं। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, x1 को ले जाओगे इधर तो ये हो जाएगा 1 बाई x1 इक्वल्स टू p स्टार बाई p। हमें p स्टार बाई p चाहिए था तो हमने इसको इस तरीके से रीअरेंज किया। सेम p स्टार बाई p की वैल्यू को हमने लिख दिया, देखो इस p स्टार बाई p की वैल्यू को हमने लिख दिया, तो ये हो गया 1 बाई x1। अब 1 बाई x1 को आप लिख सकते हो माइनस का RTLN x1। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो ln इस वाले फार्मूले में अगेन, तो ln1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बात हो गई थी RTLNP स्टार माइनस का RTLNP कैन बी राइट एज RTLNP स्टार डिवाइडेड बाई p। दिस इज द बेसिक फार्मूलेशन ऑफ log m minus log n that can be written in form of log m divided by n। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि अभी राउल्ट्स लॉ लगा के कि जो p स्टार बाई p की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं 1 बाई x1। क्लियर, ठीक है। अब इस x1 को मैंने कहा कि इसको फिर अगेन लॉग के बेसिक फार्मूले पे ऑपरेट कर दो, अगर हमें लिखना हो तो RTLN x1, तो ये माइनस का लॉग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये x अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, अदरवाइज आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो माइनस के फार्मूले में, ln1 माइनस का ln x1 लिख सकते हो, यही ना। तो ln1 की जो वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अब क्या क्या बच रहा है, केवल माइनस का ln x1, तो हमने वही लिखा है कि माइनस का RTLN x1। ठीक है,
जो एबव डिफरेंस है केमिकल पोटेंशियल का, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इसको अगेन हम लिख सकते हैं। देखो, एबव डिफरेंस कैन बी एडजस्टेड यूजिंग एक्सेसिव प्रेशर। हम इसको कह सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल प्योर स्टेट का होगा वो केमिकल पोटेंशियल जो सॉल्वेंट में होगा उसके बराबर होगा। तो इस प्रेशर को अगर हम एक साइड जोड़ दें तो हम कहेंगे दोनों तरफ जो सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ। अगर आपने इसको सॉरी इस वाले को इस साइड और इनके डिफरेंस को अगर आप देखो तो ये जो डिफरेंस है यही आर टी एल एन एक्स वन के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस होगा वो आर टी एल एन एक्स माइनस का आर टी एल एन एक्स वन के बराबर होगा। एंड सेम डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल पी ऑफ म्यू वन सॉल एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू वी वन। और ये हम पहले भी देख चुके थे कि ये वहां पे क्या था कि मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन था, सॉरी मोलर वॉल्यूम था, मोलर वॉल्यूम हमने लिखा था वहां पे वी वन एम स्टार। क्लियर? तो अगर हमारे यहाँ के टर्म स्टार में नहीं है, अगर ये वाले टर्म स्टार में नहीं है तो इस पर हम स्टार नहीं लगाएंगे, केवल V1 लिख दिया, स्टार हटा दिया। देखो ये स्टार हमने रिमूव कर दिया, ये लिख दिया V1। क्लियर? बस इतना सही डिफरेंस है। अब अगेन क्या करना है कि इस डेल पी को इधर ट्रांसफर कर दो, इस साइड साइड चेंज करा दो डेल पी की। जैसे ही आपने डेल पी को साइड चेंज किया, बाय चेंजिंग द साइड ऑफ डेल पी, दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज एज this del p is goes right hand side and will be dp। अब डेल लिख लो, डीपी लिख लो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा डेल म्यू वन सॉल इक्वल्स टू वी डीपी। अब पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, प्रेशर पी, पी प्लस पाई, अगेन यहाँ भी लिमिट लगा दो पी प्लस पाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ भी अगर एज्यूम करें कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो नॉन कंप्रेसिबल है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो जो V क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, इस चीज को तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि म्यू वन सॉल टी पी प्लस पाई, ये पहले भी बात हो गई है, म्यू वन सॉल टी प्लस पी। बेसिकली दो लिमिट के बीच हमने केवल ब्रेक कर दिया है केमिकल पोटेंशियल म्यू को, दो लिमिट लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, जब डीपी को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा पी डीपी पी प्लस पाई। इन दो लिमिट के बीच अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये पी हो जाएगा, और पी पे फिर आपने लिमिट केवल इंप्लीमेंट कर दी, पी प्लस पाई। ये लिमिट इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा पी प्लस पाई माइनस का पी, और पी से पी कट हो जाएगा तो केवल केवल क्या बचेगा, पाई। तो यहाँ भी हम लिख दे V1 पाई। और इस इक्वेशन को, और जो ये ऊपर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 11 और 9, इस इक्वेशन 11 को और 9 को कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि जो इसके बराबर हमारी जो क्वांटिटी आ रही थी वो थी माइनस का RTLN x1। ये जो क्वांटिटी थी ये थी माइनस का RTLN x1। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि V1 पाई इक्वल्स टू माइनस का RTLN x1। अब अगर हम इक्वेशन 6 जो हमने पहले डिराइव की थी, इक्वेशन 6 को देखें और इस इक्वेशन 12 को देखें, इस इक्वेशन 12 को देखो और जो इक्वेशन 6 थी पहले उसको देखो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमने क्या कहा था कि वहां पे जो ये V था, ये V था V1 M स्टार। ठीक है, तो अभी हम इसको भी इक्वेट कर देंगे कि ये दोनों जो V है V1M और V1 M स्टार, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हम इक्वल करके हम प्रूफ कर देंगे। तो अगर हम ये इक्वल करके प्रूफ कर देंगे तो जो इक्वेशन 6 है हमारा और इक्वेशन 12 है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं। V1 पाई और V1 M स्टार पाई, ये दोनों को हमें बराबर करना है। चलो, हम क्या कर रहे हैं कि पूरे सॉल्यूशन को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट को मिक्स किया गया।
अगर हम ऐसा कहें तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, लेस देन, फार लेस देन 1। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो N2 इज फार लेस देन N1, यहां से भी निकाल सकते हो। और फिर डाइल्यूट के लिए आपने पढ़ा है कि अगर हम x2/x1 की बात करें तो ये हो जाता है N2/N1 डाइल्यूट के केस में, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इससे आप कहोगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। अगर ये बहुत कम है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, x2 को x1 के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो, अगर ये बहुत कम है तो जो ln x1 है हम उसको लिख सकते हैं ln 1 - x2। ठीक है, अब इसको अगेन आप लॉग की प्रॉपर्टी पे ब्रेक कर दो कि अगर ये x2 बहुत कम है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ln x2 होगा वो माइनस का x2 होगा। ठीक है, आप इसको देखो, आप आपने लॉग का पढ़ा है ना कि लॉग लेस देन 1 इक्वल्स टू माइनस, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है ln। अगर हम लेस देन 1 की बात करें तो ये निगेटिव आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत कम वैल्यू है तो हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ln x2 को हम x2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा कम हो, ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो, निगेटिव। देखो, तो सिंस x2 कैन बी गिवन एज x2 इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, बेसिक फार्मूला मोल फ्रैक्शन। अगर हमने कहा कि जो n2 है ये बहुत कम है, n2 इज फार लेस देन n1, अगर ये बहुत कम है तो n1 प्लस n2, ये हमने एक बार एग्जांपल भी लिया कि सपोज करो ये 1 है और इसमें हमें जोड़ना है 1.00002, तो हम क्या कहेंगे कि हम इसका जो अप्रोक्सीमेट सम होगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, 1 के बराबर है, ये 1 ही है। क्लियर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x2 होगा वो n2/n1 होगा। ये हम पहले भी अप्रोक्सीमेशन पढ़ चुके हैं जहां भी हमने ये यूज किया, जो है वेपर प्रेशर में, लोअरिंग के केस में, इलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सब जगह आपने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में एडिटिव रूल्स लगा दें, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो वो डिवाइडेड होता है जो वेपर प्रेशर ऑफ मोल, ये वेपर प्रेशर है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम है, प्रेशर नहीं, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली, V1 और V2 की बात करें तो हम इस पार्शियल क्वांटिटी को इनके मोल से मल्टीप्लाई करके अगर सम कर दे तो ये टोटल वॉल्यूम देते हैं। ठीक है, ये एडिटिव रूल है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आता है, ये एडिटिव रूल। जब अभी देखो, कल कल या फिर कल के बाद वाली क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस एडिटिव रूल के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिव रूल हम लिख सकते हैं कि जो दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं। इस तरीके से जो टोटल वॉल्यूम है हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं तो जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन वो सेम एज होगा प्योर सॉल्वेंट की। क्यों? क्योंकि जो अगर हम N2 की बात करें तो N2 हमारा बहुत कम है। ठीक है, तो N2 अगर बहुत कम है, जैसे हमारी N2 की वैल्यू 0.00002 थी और इसमें हम थोड़े से किसी भी वॉल्यूम को 10 ml को अगर मान लो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तब भी ये बहुत कम आएगा, ये इतना ही कम आएगा, देखो 0.002 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी ये बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो N2B2 वाला टर्म है बाद में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो केवल N1V1 वाला टर्म बचेगा तो हम N1V1 वाला कह सकते हैं कि जो ये ये जो V1 होगा ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये जो V1 होगा ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करेगा और इसका अप्रोक्सीमेशन अभी हमने बताया कि जो N2 है वो बहुत कम है N1 के रेस्पेक्ट में, तो जो N2B2 होगा वो भी N1V1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा।
और अगर ये क्वांटिटी कम हुई तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा V है, अब ये इक्वल हो गया N1V और N1V1 M स्टार, इक्वल हो गया। अब यहां से क्या करो कि इस N1 को ट्रांसफर कर दो इस V के नीचे, ये ट्रांसफर कर दो। और जैसे ही आपने इसको ट्रांसफर किया इस V के नीचे, तो अब यहां से देखोगे कि जो V1 इक्वल टू होगा V1 M स्टार, और ये दोनों इक्वल होंगे V बाई N1 के। अब कुछ नहीं करनी, जहां पे आपकी वैल्यू थी V1 और V1 M स्टार, मतलब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 12 की बात कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन में, जहां इक्वेशन 6 में था V1 M स्टार, इक्वेशन 12 में था V1, इन दोनों के जगह आप V बाई N1 की वैल्यू रख दो। पुट दिस वैल्यूज। ठीक है, तो सिंस अब बोथ इक्वेशन में अगर हमने कहा कि V1 इक्वल हो गया, V1 M स्टार इक्वल हो गया, तो हम किसी भी एक एक्सप्रेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दोनों को कंसीडर करो, कोई एक ले लो। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन क्या थी हमारा, यहाँ था V1 पाई। ठीक है, तो V1 के जगह हम क्या लिख दें, V बाई एन। अब हमने यहाँ लिख दिया V बाई एन, ये हो गया V बाई एन पाई इक्वल टू माइनस का RT ln x1। अब अभी आपने देखा अप्रोक्सीमेशन में कि ln x1 को हम लिख सकते हैं माइनस का x2। ठीक है, ये ln लिखा गया है, ये ln नहीं होगा, ये ln हटा देना। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो इसको, ये ln नहीं है। ठीक है, ये ln नहीं है, तो ये माइनस का x2 हो गया। और जब जैसे ये माइनस का x2 हो गया, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का RT ln x2। तो यहाँ से आपकी एक्सप्रेशन बन गई V बाई N1 पाई इक्वल टू RL, सॉरी RT। अब x2 को आप तोड़ दो, x2 कैन बी राइट एज N2 बाई N1, सिंस डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया N2 बाई N1। अब देखो इधर भी N1 इधर भी N1, ये दोनों N1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे ही आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से आ गया एक्सप्रेशन पाई इक्वल टू N2 बाई, यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया पाई इक्वल टू N2 बाई V RT। अगर आप देखो N2 को देखो तो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम कह दें कि जो N2 बाई V है, ये बेसिकली मोलैरिटी है। तो जो N2 बाई V है, ये मोलैरिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये C टर्म यूज किया कि ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ गया पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, कहीं बहुत सारी बुक में या किसी में मोलर कंसंट्रेशन को मोलैरिटी डायरेक्ट लिख देते हैं, तो पाई इक्वल टू MRT भी अगर लिखा है तो दोनों सेम ही है। दे बेसिकली दिस एंड दिस क्वांटिटी डिफाइन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब बात आती है कि अब हम ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि जो पार्शियल सॉरी वाइपर प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस वाइपर प्रेशर के एस्पेक्ट में हमें निकालना होता है मोलर मास। तो अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है कि मोलर मास क्या होगा, ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट चाहे मोलर मास दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो इस N2 की वैल्यू है उसको मोल के रूप में लिख देना है। मोल का फार्मूला आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया है कि टोटल 5 फार्मूलेज हैं मोल निकालने के। तो उसमें जो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ाया था, मोल को लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप इंप्लीमेंट कर लो। सिंस दिस इज N2, दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल w2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2 RT। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इक्वल टू, इस v को अगेन साइड चेंज करा दो, तो ये हो जाएगा W2 बाई V RT बाई M2। अगर आप W2 बाई V को देखो तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर ये मास ऑफ सॉल्यूट है तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी कैन बी नोन एज मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि आपने यहाँ पे अब ये डिफाइन नहीं किया कि 1 लीटर हो क्या हो, तो इसे आप कह दो पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम है।
तो दिस क्वांटिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये सी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन था, और ये स्मॉल सी, इस सी से भी छोटा सी है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको ये सी भी नहीं लिखना तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख के कैपिटल M2 निकाल सकते हो। अगर आपको कैपिटल M2 मतलब मोलर मास की जरूरत है तो। क्यों? क्योंकि हमारे में मोलर मास भी कैलकुलेशन में है, ठीक है, तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो W2 निकाल सकते हो यहाँ से। W2 विल बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जो यहाँ से W2 का इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा पाई V M2 डिवाइडेड बाई RT। तो ये रीअरेंज करके इस इक्वेशन को आप मोलर मास चाहे मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है कि सपोज करो कि हमने जो हमारा सोल्यूशन था उसको बहुत ही डाइल्यूट कर दिया, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। अगर हम कहें फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ से अगर मोलर मास निकालोगे इस M2 की वैल्यू को, तो सारे इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, इस C को पाई के नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा RT डिवाइडेड बाई पाई बाई C। अब C टेंस टू 0 अगर हम कर दें तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि C बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ये फार्मूला लिमिट करके लगा सकते हैं कि लिमिट C टेंस टू 0 का केस है ये, ठीक है। उस केस में भी मोलर मास हम निकाल सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखो जो मोलर मास की बात हो रही है